हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पेपर 846 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इट शुड नेवर बी निग्लेक्टेड। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द निग्लेक्ट का अर्थ है नज़रअंदाज करना या अनदेखा करना। शब्द को हम वाक्य में लगाकर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य, शुड बी होना चाहिए आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट का अर्थ है प्रथम या पहली, और प्रायोरिटी का अर्थ है प्राथमिकता। स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए एंड इट शुड नेवर बी निग्लेक्टेड, और इसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य है आपकी पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए डिक्लाइन का अर्थ है मना करना, इनकार करना। एक अन्य अर्थ में डिक्लाइन का अर्थ है कमी होना, घट जाना। शब्द बी सस्पेंडेड, थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है सस्पेंड की, जिसका अर्थ होता है निलंबित करना। अक्सर किसी इंक्वायरी के दौरान किसी व्यक्ति को नौकरी से अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसे कहते हैं सस्पेंड करना, हिंदी में निलंबित करना। एक अन्य संदर्भ में सस्पेंड का अर्थ होता है किसी चीज़ को लटकाना या किसी काम को कुछ समय के लिए स्थगित करना अथवा रोकना। वैसे सबसे कॉमन अर्थ है निलंबित करना। जबकि ऑप्शन सी डिफाइल का अर्थ है गंदा या मलिन करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी निग्लेक्टेड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डैश बिटवीन सम कलर्स स्पेशली रेड एंड ग्रीन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी डिस्टिंग्विश। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द डिस्टिंग्विश का अर्थ है भेद करना या अंतर करना। वाक्य में इस शब्द को लगाकर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। अ कलर ब्लाइंड पर्सन, कोई वर्णांध व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो रंगों में अंतर नहीं कर सकता। इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, वो सक्षम नहीं होता, एबल नहीं होता अंतर करने में या भेद करने में बिटवीन सम कलर्स। कुछ रंगों में वो भेद करने में सक्षम नहीं होता, अंतर नहीं पहचान पाता, विशेषकर रेड एंड ग्रीन, विशेषकर लाल और हरे रंग में। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए डिफाइन का अर्थ है परिभाषित करना। ऑब्जर्व का अर्थ है किसी चीज़ का अवलोकन करना या नोटिस करना, ध्यान देना। और कॉजिटेट का अर्थ है गहन विचार करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी डिस्टिंग्विश ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, निर्देश है हमें मिले वाक्य में एक रेखांकित खंड या अंडरलाइंड सेगमेंट है, इसे हमें रिप्लेस करना है ऐसे ऑप्शन से जो इसे ठीक करता हो, तो पढ़ते हैं। इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग अर्लियर आई वुड अटेंडेड इट। आई वुड अटेंडेड नहीं, आई वुड हैव अटेंडेड इट। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है टाइप 3 कंडीशनल वाक्य। टाइप 3 या थर्ड कंडीशनल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें जो कंडीशनल क्लॉज या कंडीशनल खंड होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और मेन क्लॉज जो परिणाम खंड होता है वो कंडीशनल परफेक्ट टेंस में होता है, अर्थात वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि कंडीशनल क्लॉज होता है पास्ट परफेक्ट, यानी हेड के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, टाइप 3 कंडीशनल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो बताते हैं ऐसी चीज़ के बारे में जो नहीं हुई अगर वो हो जाती तो। उदाहरण के तौर पर यदि कक्षा सुबह 7 बजे आयोजित हुई होती तो 10 बजे तक समाप्त हो जाती। यदि तुमने वो लापरवाही पूर्ण शॉट न खेला होता तो तुम आउट न होते। असल में कक्षा 7 बजे आयोजित नहीं हुई और तुमने वो लापरवाही पूर्ण शॉट खेल लिया, तो जो नहीं हुआ वो यदि हो जाता तो। वाक्य का अर्थ समझते हैं। इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग अर्लियर, यदि मुझे मीटिंग के बारे में पहले से पता होता, वास्तव में नहीं था, यदि पहले से पता होता, आई वुड हैव अटेंडेड इट, तो मैं इसको ज़रूर अटेंड करता। टाइप 3 कंडीशनल, मेन क्लॉज में कंडीशनल परफेक्ट होगा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। वैसे अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन सी कहता है विल हैव अटेंडेड, बिल्कुल नहीं, वुड हैव चाहिए था, वुड बी अटेंडेड भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न, जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पहले पढ़ें और फिर लॉजिकली रीअरेंज करें, तो पढ़ते हैं। There are many gadgets that are operated by remote control and contain a silicon chip. विद्यार्थी ध्यान दें, गैजेट्स का अर्थ है कोई यंत्र या डिवाइसेस
बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक गैजेट है, दैट आर ऑपरेटेड बाई ए रिमोट कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती हैं, एंड कंटेन अ सिलिकॉन चिप, और उनमें एक सिलिकॉन की चिप होती है। दिस प्रोड्यूसेस एन इंफ्रारेड बीम, ये उत्पन्न करता है, पैदा करता है एक इंफ्रारेड बीम का अर्थ है कोई किरण, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो बनी हुई होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अर्थ है विद्युत चुंबकीय, वेव्स का अर्थ है किरणें या तरंगे, तो वो बनी हुई होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। वेव्स का ज़्यादा अच्छा हिंदी अनुवाद है तरंग। When a button is pressed, जब कोई बटन दबाया जाता है, ऑन द रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल पर कोई बटन दबाया जाता है, द चिप सेट्स ऑफ, सेट ऑफ का अर्थ है सक्रिय करना, तो चिप जो है वो सक्रिय करती है एन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन या कंपन को सक्रिय करती है। द बीम कैरीज, बीम है कोई किरण, कैरीज अ कोडेड सिग्नल, वो एक कूटबद्ध सिग्नल, कोडेड यानी जो कोड में लिखा है या इनक्रिप्टेड है, सिग्नल टू ऑपरेट द डिवाइस, और उस सिग्नल का प्रयोग किया जाता है किसी डिवाइस को ऑपरेट करने में। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि ये हमें मैकेनिज्म समझाया जा रहा है कि किस प्रकार एक रिमोट कंट्रोल से कोई डिवाइस कंट्रोल होती है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं PR तथा QS। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट P, there are many gadgets that are operated by a remote control and contain a silicon chip। उसके उपरांत खंड R, when a button is pressed on the remote control, जब आप उस रिमोट कंट्रोल पे, किसी भी रिमोट कंट्रोल पे कोई बटन प्रेस करते हैं तो जो सिलिकॉन चिप है वो सक्रिय कर देती है एन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपन को सक्रिय करती है। R के उपरांत हो सकता है खंड Q, दिस प्रोड्यूसेस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन है ये उत्पन्न करती है इंफ्रारेड बीम, एक इंफ्रारेड किरण को उत्पन्न करती है, बीम को, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो जो किरण है वो बनी हुई है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। और अंतिम खंड मात्र ऐसी हो सकता है, द बीम, कौन सी बीम, ये द इंफ्रारेड बीम, कैरीज अ कोडेड सिग्नल, ये एक कूटबद्ध या सांकेतिक सिग्नल ले जाती है टू ऑपरेट द डिवाइस, उस डिवाइस को चलाने के लिए। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट P, उसके उपरांत R और फिर Q तथा S। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन B PRQS ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, अब की बार मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न। दिए गए वाक्य में कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर है, हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा जिसमें ये एरर है। तो पढ़ते हैं, प्रोफेसर दीवान हैज़ ऑलरेडी रिटायर्ड बिफोर आई ज्वाइन द फैकल्टी। हैज़ नहीं, हैड होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, दोनों घटनाएं भूतकाल की हैं। प्रोफेसर साहब का रिटायर होना, सेवानिवृत्त होना, और मेरा संकाय या फैकल्टी को ज्वाइन करना। फैकल्टी का अर्थ है संकाय, कोई टीचिंग डिपार्टमेंट या टीचर्स का या प्रोफेसर्स का ग्रुप। यदि भूतकाल में दो घटनाएं हुई हों और दोनों में क्रम हो तो विद्यार्थी ध्यान दें, जो घटना पहले घटित हुई उसे लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो उसके उपरांत हुई उसे लिखते हैं सिंपल पास्ट में। दोनों घटनाएं भूतकाल में हुई, प्रोफेसर दीवान रिटायर हुए और मैंने संकाय को ज्वाइन किया। पहले प्रोफेसर दीवान रिटायर हुए, इसलिए ये खंड लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, हैज के स्थान पर हैड। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, प्रोफेसर दीवान हैड ऑलरेडी रिटायर्ड बिफोर आई ज्वाइन द फैकल्टी। प्रोफेसर दीवान पहले ही रिटायर हो चुके थे मेरे संकाय को ज्वाइन करने से पहले, उससे पूर्व ही। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड ए, हैज नहीं हैड होना चाहिए था, अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, अब की बार मिला है पैसिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे एक्टिव वॉइस में। तो पढ़ते हैं, द नोटोरियस क्रिमिनल वॉज बीइंग लुक्ड फॉर बाय द पुलिस। शब्द नोटोरियस का अर्थ है कुख्यात या बदनाम, क्रिमिनल अपराधी है, लुक फॉर का अर्थ है तलाश करना, तो कुख्यात अपराधी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। ऐसे वाक्य में विद्यार्थी सबसे पहले पहचाने दिए गए वाक्य के टेंस को। वाक्य का टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस और वॉइस है पैसिव। जब हम इसे एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो नया सब्जेक्ट होगा द पुलिस।
हेल्पिंग वर्ब वॉस अथवा वर जैसी भी आवश्यकता हो को लिया जाएगा और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। नया सब्जेक्ट है द पुलिस। पुलिस इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। विद्यार्थी ध्यान दें, पुलिस इंग्लिश में सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम लगाएंगे साथ में वर और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। द पुलिस वर लुकिंग फॉर द नोटोरियस क्रिमिनल। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है द पुलिस वॉस नहीं, वर होना चाहिए था। सी कहता है द पुलिस आर लुकिंग, बिल्कुल नहीं, बात भूतकाल की थी, पास्ट कंटिन्यूअस की। द पुलिस हैड बीन लुकिंग भी नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। द पुलिस वर लुकिंग फॉर द नोटोरियस क्रिमिनल। पुलिस ढूंढ रही थी उस कुख्यात अपराधी को। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय या सेट जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को पहले पढ़ें फिर उसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफ़ी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें तो पढ़ते हैं। करप्शन इज़ वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम्स। करप्शन है भ्रष्टाचार, प्रॉब्लम्स है समस्याएं ऑफ आवर कंट्री एंड इट हैज़ डीपली अफेक्टेड। इसने बड़ा गहराई से प्रभावित किया है पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन को, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, तथा एडमिनिस्ट्रेटिव है प्रशासकीय और एफिशिएंसी है कार्यकुशलता। इट इज़ एन एक्ट डन, ये एक कृत्य है, कार्य है, डन विद द डैश टू गेन एन अनड्यू एडवांटेज। गेन है किसी चीज़ का फायदा उठाना, अनड्यू है अनुचित, और एडवांटेज है लाभ, दैट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का अर्थ है असंगत विथ वंस ऑफिशियल ड्यूटी, किसी व्यक्ति की औपचारिक ड्यूटी से असंगत है, एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी नैतिक जिम्मेदारी से। ओवर द ईयर्स, बरसों में या पिछले कुछ वर्षों में, कई सालों में, द गवर्नमेंट हैज़ डैश मैनी स्कीम्स एंड लॉन्च्ड सेवरल एंटी करप्शन कैंपेन्स। एंटी करप्शन है करप्शन विरोधी, सेवरल है कई, लॉन्च है शुरू करना, है लॉन्च्ड सेवरल एंटी करप्शन कैंपेन्स, कई सारे एंटी करप्शन कैंपेन्स का अर्थ है अभियान। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर है कल्याण, पीपल है लोग, येट इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कम्प्लीटली डैश। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि बात है करप्शन की समस्या की। देश में कई समस्याएं हैं, शायद उनमें ये गंभीर समस्या है। पैसेज बात कर रहा है करप्शन के अर्थ के बारे में और सरकार ने इससे डील करने के लिए, इससे निपटने के लिए कई योजनाएं, अभियान लॉन्च किए हैं उनके विषय में। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं। Corruption is one of the dash problems of our country. Corruption is one of the major problems. Major का अर्थ है बड़ी। Corruption is one of the major problems of our country. हमारे देश की बड़ी समस्याओं में से एक है करप्शन, and it has deeply affected, उसने गहराई से प्रभावित किया है पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, सार्वजनिक जीवन और प्रशासकीय कार्यकुशलता को बड़ा गहराई से करप्शन ने, भ्रष्टाचार ने प्रभावित किया है। अन्य ऑप्शंस में पावरफुल का अर्थ है शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग है मजबूत, और ट्राइफलिंग का अर्थ है तुच्छ या मामूली। तुच्छ या मामूली, हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी मेजर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, करप्शन is one of the major problems of our country and it has deeply affected public life as well as administrative efficiency. It's an act done with the dash to gain, with the intention. Intention का अर्थ होता है इरादा। ये एक ऐसा कर्म है जो किस इरादे से किया गया है? To gain an undue advantage, एक अनुचित लाभ उठाने के लिए, that is inconsistent with one's official duty and moral responsibility. ये कृत्य कोई व्यक्ति करता है अपने लिए एक अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, और ऐसा काम असंगत होता है उसकी ड्यूटी, उसकी औपचारिक ड्यूटी और उसकी नैतिक जो जिम्मेदारी है उससे असंगत होता है, उससे अलग होता है। अन्य ऑप्शंस में पैशन का अर्थ है जोश, किसी चीज़ को लेकर उत्साह या जोश। कंपल्शन का अर्थ है बाध्यता या मजबूरी या विवशता, और इंट्यूशन एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है सहज बोध या अंतर्ज्ञान। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी इंटेंशन, इरादा ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, विथ वंस ऑफिशियल ड्यूटी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द ईयर्स, पिछले सालों में, पिछले वर्षों में, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड, सरकार ने घोषित की है मैनी स्कीम्स एंड लॉन्च्ड सेवरल एंटी करप्शन कैंपेन्स, और सरकार ने लॉन्च किए हैं, शुरू किए हैं, सेवरल है कई,
एंटी करप्शन कैंपेन्स, कई सारे एंटी करप्शन अभियान। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भले या कल्याण के लिए। आगे बढ़ने से पूर्व अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। डिनाउंस का अर्थ है तीव्र निंदा या तिरस्कार या आलोचना करना। कंसील का अर्थ है छिपाना, और रिटन थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है राइट की अर्थ है लिखना। हमारा आंसर ऑप्शन बी अनाउंस्ड ही होगा, जिसका अर्थ है घोषित करना। आगे बढ़ते हुए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यट, यट का अर्थ है फिर भी, तथापि। इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली इलिमिनेट करप्शन। एलिमिनेट का अर्थ है किसी चीज़ को हटाना, उन्मूलन करना, रिमूव करना। फिर भी अभी तक असंभव ही प्रतीत होता है टू कंप्लीटली एलिमिनेट, पूरी तरह हटाना, करप्शन, भ्रष्टाचार को फ्रॉम सोसाइटी, समाज से। अन्य ऑप्शंस में क्रिएट का अर्थ है सृजन करना, बनाना। इनिशिएट का अर्थ है शुरुआत करना, और परमिट का अर्थ है आज्ञा देना, परमिशन देना। हमारा आंसर ऑप्शन ए एलिमिनेट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, इंडिया कैन बिकम अ करप्शन फ्री नेशन, भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बन सकता है। ओनली व्हेन ऑल द सिटीजन्स, तभी मात्र जब सभी नागरिक सिंसियरली फॉलो रूल्स। भारत एक जो है भ्रष्टाचार मुक्त देश बन सकता है मात्र तभी जब सभी नागरिक सद्भावना से, सिंसियरली का अर्थ है सदनियत से, जब आपका नियत या विचार अच्छा हो तो आप सिंसियर हैं। सिंसियरली फॉलो, जब लोग सिंसियरली जो नागरिक हैं वो अनुसरण करें। शब्द फॉलो का अर्थ है अनुसरण करना। रूल्स, नियमों का, रेगुलेशंस, कायदों का, विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर का अर्थ है इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति से, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड ए स्पिरिट, और कैसी भावना, ऑफ होल हार्टेड कोऑपरेशन। होल हार्टेड यानी पूरे दिल से सहयोग की भावना से लोग अगर काम करें, विल पावर हो, ऑनेस्टी हो और होल हार्टेड कोऑपरेशन हो, तो भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बन सकता है। अन्य ऑप्शंस में रिजेक्ट का अर्थ है अस्वीकार करना, डिसओबे का अर्थ है अवज्ञा करना, और इन्फ्रिंज का अर्थ है किसी नियम आदि को की अवहेलना करना या उल्लंघन करना। आम शब्द है उल्लंघन करना, किसी नियम आदि को तोड़ना। हमारा आंसर ऑप्शन सी फॉलो ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, सवाल संख्या 87 अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मॉरल, यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। एक कोई कहानी जिसमें मॉरल हो, नैतिक संदेश हो, और अक्सर ऐसी कहानियों में पशु भी पात्र होते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए फेबल। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द फेबल का अर्थ है नीति कथा, एक ऐसी कहानी जिससे कोई नैतिक संदेश मिलता है, और अक्सर इसमें पशु भी पात्र होते हैं। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी प्रोज का अर्थ है गद्य। विद्यार्थी ध्यान दें, गद्य का अर्थ है कोई भी ऐसी चीज़ जो वाक्यों या पैराग्राफ्स या पैसेज के रूप में लिखी गई हो, पोइट्री ना हो। हिंदी में गद्य। हिम, विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द के उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन पर उच्चारण है हिम, आखिरी एन नहीं बोला जाएगा। हिम का अर्थ है स्तुति गीत, यानी कोई धार्मिक गीत, कोई धार्मिक भजन या ईश्वर की सराहना में, ईश्वर की जो प्रशंसा में गाया गया कोई गीत, सामान्य भाषा में धार्मिक भजन या धार्मिक गीत। और ओड एक बहुत अच्छा शब्द है, इसका अर्थ होता है संबोधन कविता। यदि कोई कवि किसी व्यक्ति या किसी विषय के बारे में अपने विचार कविता के रूप में व्यक्त करे तो ऐसी संबोधन कविता को कहते हैं ओड। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए फेबल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, सवाल संख्या 88 निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है स्लॉथफुल, जिसका अर्थ होता है आलसी, लेजी या फिर पूरी तरह से आइडल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी एक्टिव। विद्यार्थी ध्यान दें, हमसे एंटोनिम या विलोम शब्द पूछा गया है, तो स्लॉथफुल है लेजी, आलसी, एक्टिव है जो बिल्कुल सक्रिय है। अन्य ऑप्शंस में फीबल का अर्थ होता है कमजोर, वीक, जबकि ऑप्शन सी सेडेंट्री एक बेहतरीन शब्द है। सेडेंट्री का अर्थ है बैठे बैठे से संबंधित। अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो चलना फिरना बहुत कम होता है, तो जितने भी काम डेस्क बाउंड है यानी बैठकर करने को होते हैं वो सारे सेडेंट्री काम है। लेजी का अर्थ है आलसी। विद्यार्थी ध्यान दें, लेजी प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, जबकि हमें चाहिए एंटोनिम, एक्टिव इसका विलोम शब्द होगा। आगे बढ़ते हुए, सवाल संख्या 89 हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है, तो पढ़ते हैं। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। विद्यार्थी ध्यान दें, वुल्फ का अर्थ है भेड़िया और शीप है भेड़। क्लोथिंग का अर्थ है पोशाक में,
तो ऐसा व्यक्ति जो भेड़ की खाल में भेड़िया है, तो भेड़ एक मासूम जानवर है जबकि भेड़िया बहुत ही खतरनाक। तो भेड़ की खाल में भेड़िए का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से तो बहुत मित्रवत या मासूम नज़र आता है, निर्दोष नज़र आता है, पर बहुत धूर्त है, खतरनाक है, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, उसे कहेंगे अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग या फिर भेड़ की खाल में भेड़िया। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग, एक खतरनाक व्यक्ति जो बहाना कर रहा है टू बी फ्रेंडली और हार्मलेस, वो हानि रहित या मित्रवत होने का नाटक कर रहा है, बहाना कर रहा है, किंतु वो बहुत ही खतरनाक है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। एक कहता है एन एक्सट्रीमली कावर्डली पर्सन, कावर्डली का अर्थ है कायर, एक बहुत कायर या डरपोक व्यक्ति नहीं। अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, एक विश्वसनीय मित्र, और कॉलीग का अर्थ है साथी नहीं। अ पर्सन हु अवॉइड्स ऑल काइंड्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल गैदरिंग, ऐसा व्यक्ति जो अवॉइड करता है, ऑल काइंड्स ऑफ का अर्थ है सभी प्रकार की, ऑल काइंड्स ऑफ सोशल, सामाजिक एंड पॉलिटिकल गैदरिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो सभी प्रकार की सामाजिक या पॉलिटिकल गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करता है, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, एक बार फिर से एक और इडियम मिली है जिसका अर्थ बताना है, तो पढ़ते हैं। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर का अर्थ होता है आग में ईंधन झोंकना, तो किसी आग को और भड़काना, किसी समस्या को और गंभीर बनाना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी खराब सिचुएशन को और खराब बनाना। ऑप्शन ए टू एक्सप्लॉइट समवन, किसी का शोषण करना, बिल्कुल नहीं। टू काम समबडी डाउन, किसी को शांत करना, बिल्कुल नहीं। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है टू सिंप्लीफाई अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को सरल बनाना भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में निर्देश है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग सही है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। शब्द कमेमोरेट की स्पेलिंग है COMMEMORATE। शब्द कमेमोरेट का अर्थ होता है किसी की स्मृति मनाना या स्मरणोत्सव करना, किसी के स्मरण में, स्मृति में कोई कार्यक्रम आदि आयोजित करना कमेमोरेट है। आमतौर पे कोई इवेंट वगैरह आयोजित हो, किसी घटना या व्यक्ति को याद करते हुए उसकी स्मृति में, तो ऐसी स्मृति के मनाने को या स्मरणोत्सव करने को कहते हैं कमेमोरेट। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए में यहाँ कमी है, पहला एम सिंगल है जबकि डबल होना चाहिए था। सी में यहाँ कमी है, दोनों एम डबल हैं जबकि मात्र पहला डबल होना चाहिए था। और डी में ये क्रम बिल्कुल उल्टा है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी कमेमोरेट COMMEMORATE हो सकता है, पहला एम डबल दूसरा सिंगल। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताएं, पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। शब्द है डिफिशियंसी जिसका अर्थ होता है कमी। अगर शरीर में किसी विटामिन की डिफिशियंसी है तो उसकी कमी है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी का भी वही अर्थ है लैक या शॉर्टेज, किसी चीज की कमी। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए अबंडेंस का अर्थ है प्रचुरता या बहुलता, ये तो प्रश्न शब्द का एंटोनिम हुआ। शब्द सी सफिशिएंसी का अर्थ है पर्याप्तता, यानी जितना चाहिए उतना तो आराम से होना, जबकि डिफिशियंसी है कमी। तो एक अन्य दृष्टिकोण से सफिशिएंसी भी प्रश्न शब्द का एंटोनिम है। सफिशिएंसी है पर्याप्तता, अबंडेंस है प्रचुरता, बहुलता, दोनों ही उल्टे हैं अलग अलग संदर्भ में डिफिशियंसी के। और इफिशियंसी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इफिशियंसी का अर्थ है कार्यकुशलता। हमारा आंसर ऑप्शन बी इनएडिक्वेसी ही रहेगा, क्योंकि डिफिशियंसी और इनएडिक्वेसी दोनों सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 में एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। अ लार्ज बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर केप्ट, एक बड़ी बिल्डिंग जिसमें एयरक्राफ्ट या विमानों को रखा जाता है कहलाती है हैंगर। शब्द हैंगर का अर्थ है वो बिल्डिंग जिसमें आप एयरक्राफ्ट या विमानों को रखते हैं। अन्य ऑप्शंस में रनवे आप जानते हैं, वो एक प्रकार की सड़क जिस पर प्लेन उड़ान भरने से पहले दौड़ते हैं या फिर लैंड करते हुए दौड़ते हैं, इसका एक सिनोनिम हो सकता है एयर स्ट्रिप। ऑप्शन बी हैगल का अर्थ है मोलभाव करना, जबकि ऑप्शन सी स्टेबल का अर्थ है अस्तबल या घुड़साल जहां घोड़े रखे जाते हैं। एक अन्य संदर्भ में स्टेबल का अर्थ स्थिर या संतुलित भी होता है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी हैंगर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 94 निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। प्रश्न शब्द है कैमराडरी। कैमराडरी का अर्थ है मैत्री भाव। लोगों में जो आपस में मित्रता या मैत्री का भाव होता है, आपसी विश्वास का भाव होता है, उसे कहते हैं कैमराडरी। फेलोशिप और कॉमरेडशिप इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। हमें चाहिए इसका विलोम शब्द। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का अर्थ है शत्रुता, इंग्लिश में हॉस्टिलिटी। शत्रुता तो मित्रता या मैत्री भाव का उल्टा हुआ शत्रुता। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी होस्टाइल आंसर होने के नज़दीक पहुंचता है किंतु नहीं है। होस्टाइल का अर्थ है शत्रुवत, शत्रु जैसा या शत्रु के समान। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द कैमराडरी एक नाउन है, इसलिए हमारा आंसर एनिमोसिटी या होस्टिलिटी हो सकता था, जो कि नाउन से, जबकि होस्टाइल शत्रुवत है, एक एडजेक्टिव है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। एमिएबिलिटी का अर्थ है मैत्री भाव, मित्रता, ये तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। और वायलेंस का अर्थ है हिंसा। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 में एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। पहले पढ़ें फिर रीअरेंज करें। दिस लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो परत है हवा की सराउंडिंग द अर्थ, जो धरती को घेरे रहती है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ वास्ट लेयर ऑफ एयर। जो पृथ्वी है ये घिरी हुई है, बहुत बड़ी, वास्ट है, बहुत बड़ी लेयर, परत से ऑफ एयर दैट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जो कि अत्यावश्यक है, बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल, जीवन के लिए, ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणियों के लिए। लिविंग बींग्स जो जीवित प्राणी हैं कॉन्स्टेंटली ब्रीद इन, वो सतत रूप से अंदर श्वास लेते हैं। एयर क्या ब्रीद इन करते हैं? हवा। कंटेनिंग जिसमें शामिल होती है ऑक्सीजन, एंड ब्रीद आउट और बाहर निकालते हैं श्वास में, और श्वास छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और श्वास जब वो छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ये श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया है इज नोन एज रेस्पिरेशन। इसे कहा जाता है श्वसन। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को संयुक्त रूप से कहते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि ये जो एक छोटा सा पैसेज रहा होगा श्वसन के बारे में और वायुमंडल के बारे में। तो हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं QPR और अंतिम खंड हो सकता है मात्र S। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट Q। The earth is surrounded by a vast layer of air that is essential for the survival of all living beings। उसके बाद मात्र खंड P ही हो सकता है। This layer of air surrounding the earth is called the atmosphere। इसे कहते हैं वायुमंडल। P के उपरांत होगा खंड R। Living beings constantly breathe in and breathe out oxygen, breathe in air containing oxygen। जो जीवित प्राणी है वो सतत रूप से श्वास लेते हैं एयर, उस हवा का जिसमें होती है ऑक्सीजन, एंड ब्रीद आउट और श्वास छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। श्वास छोड़ने में वो शरीर से निकालते हैं। अंतिम खंड मात्र ऐसी हो सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इज नोन एज रेस्पिरेशन। इस प्रकार श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले खंड Q, उसके उपरांत P, R तथा S। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन D QPRS ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96 में हमें मिला है एक वाक्य जिसके किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि हो सकती है। वही सेगमेंट, वही खंड हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट है सबसे बड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिम्मेदारियां, ऑफ अ साइंटिस्ट किसी वैज्ञानिक की, इज टू इंश्योर दैट हिज डिस्कवरीज, ये सुनिश्चित करना दैट हिज डिस्कवरीज, उसकी खोजें, एंड इन्वेंशंस, आविष्कार, आर यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज का अर्थ है प्रयोग में लेना, टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ओवरऑल का अर्थ है समग्र, डेवलपमेंट है विकास, ऑफ द नेशन। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, टू नहीं फॉर होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, उद्देश्य बताने का प्रेपोजिशन टू नहीं है, फॉर है। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट इज टू इंश्योर
दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड, कि उसकी जो खोजें और उसके जो आविष्कार हैं आर यूटिलाइज्ड, उनका प्रयोग किया जाए फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, देश के समग्र विकास के लिए। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड सी, टू नहीं फॉर होना चाहिए था, अन्य किसी सेगमेंट में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97 अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं, शी सेड टू मी कोट अनकोट व्हेन डिड यू लीव फॉर वर्क, उसने मुझसे पूछा तुम काम के लिए कब रवाना हुए। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले ध्यान दें रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। इसके अतिरिक्त देखें रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए वाक्य के टेंस और उसके प्रकार पर। रिपोर्टेड क्लॉज में मिला है हमें सिंपल पास्ट टेंस और वाक्य का प्रकार है इंटेरोगेटिव, जो शुरू हो रहा है WH इंटेरोगेटिव वर्ड से। इस सारे आलोक में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो शी आस्क्ड मी, उसके उपरांत व्हेन आई हैड लेफ्ट होना चाहिए क्योंकि सिंपल पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। हमारा आंसर इस सारे आलोक में मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। शी आस्क्ड मी व्हेन डिड यू लीव, सिंपल पास्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, व्हेन आई हैड लेफ्ट फॉर वर्क। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ए कहता है शी आस्क्ड मी व्हेन हैड आई लेफ्ट। विद्यार्थी ध्यान दे, हैड आई नहीं आई हैड होना चाहिए क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य रचना हमेशा असर्टिव होती है, इंटरोगेटिव नहीं। बी कहता है शी आस्क्ड मी व्हेन आई हैव लेफ्ट, बिल्कुल नहीं, हैड होना चाहिए था। सी कहता है शी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड हैव, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98 वाक्य में एक अंडरलाइन सेगमेंट है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं, नेहा हैज़ ऑलवेज शोन अ कीन इंटरेस्ट। कीन का अर्थ है बड़ा उत्साहपूर्ण, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत उत्साहित या एंथ्यूजियास्टिक है तो कीन है। इंटरेस्ट फॉर पेंटिंग एंड स्केचिंग, बिल्कुल नहीं, फॉर नहीं, इन होना चाहिए। विद्यार्थी ध्यान दें, इंटरेस्ट इन समथिंग, इंटरेस्ट का प्रपोजिशन फॉर नहीं है, इन है। वाक्य का अर्थ हुआ नेहा हैज़ ऑलवेज शोन, नेहा ने हमेशा प्रदर्शित किया है बड़ा कीन या उत्साहपूर्ण रुचि इन पेंटिंग एंड स्केचिंग, पेंटिंग और स्केचिंग में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि रही है, उसका उसने हमेशा प्रदर्शन किया है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है क्योंकि सी इस एरर को ठीक कर रहा है, इंटरेस्ट इन पेंटिंग। अन्य ऑप्शंस में ए कहता है शोन कीन इंटरेस्ट अबाउट नहीं, बी का ऑन भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 फिर से सिनोनिम का प्रश्न मिला है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का पर्यायवाची हो। तो पढ़ते हैं, कैटास्ट्रोफिक का अर्थ होता है विनाशकारी या फिर प्रलयंकारी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस और कैटास्ट्रोफिक दोनों का एक ही अर्थ है, विनाशकारी, प्रलयंकारी। अन्य ऑप्शंस में डेट्रीमेंटल का अर्थ है हानिकारक या सिर्फ हार्मफुल। इग्रीजियस एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है बहुत बुरा या घोर बुरा, आउटस्टैंडिंगली बैड या शॉकिंगली बैड। और स्टेलर का अर्थ होता है अद्भुत, असाधारण, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। शब्द डेफिनेट की स्पेलिंग में यहाँ ए नहीं आई होना चाहिए था, सही स्पेलिंग होगी DEFINITE। डेफिनेट का अर्थ है निश्चित। ऑप्शन ए ओनरस एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन, दुष्कर या बोझिल, ऐसा काम जो बर्डनसम हो, कठिन हो, ओनरस है। कैलेमिटस का अर्थ है प्रलयंकारी, विनाशकारी या डिजास्ट्रस। और परप्लेक्सिटी का अर्थ है उलझन या एक तरह का कंफ्यूजन। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है क्योंकि डेफिनेट की स्पेलिंग में एरर है, NATE नहीं NITE में समापन होना चाहिए था। अन्य किसी शब्द में कोई एरर नहीं। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 846 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।